हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएल 32 के लिए टॉप क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप सभी के यूपीपीसीएल 32 के अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें इससे क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसमें हम में पूरा बैटरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इसमें कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि 2023 में जो आपका नवंबर में एग्जाम होने वाला है इसमें जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें दोस्तों आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपको 50 क्वेश्चन टोटल मैं कराऊंगा। तो आपको कमेंट्स करना है कि आउट ऑफ 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो की स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिए। ठीक है, वीडियो की स्पीड आपको बढ़ा लेना है ताकि आप लोगों को क्या हो, आपका कम से कम टाइम लग सके। ठीक है। और देखिए, हो सकता है मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगे, लेकिन आप लोग क्या करना, आपको अगर आंसर आता है उसका अपने मन में सोचना है और क्वेश्चन आपको आगे बढ़ जाना। ठीक है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और लास्ट में आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नौ चाहो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गया है आपको, उसको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ आप लोग, यही मेरा मोटिवेशन है, आपका लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, क्या कहलाता है। देखिए, आपको इसमें फास्ट आंसर देना। आप समझिए, आपका एक टेस्ट है, टेस्ट में आपको जो भी आंसर आ रहा है मन में सोच लीजिए। मुझे पढ़ने में हो सकता है टाइम लग जाए कि आप आंसर देंगे अपना अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव, या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो हम यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है। ये आपका आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा, ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाती है। ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, उसको जो है क्या कहलाएगा, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन, या आसुत जल। अपने मन में इसका आंसर सोचना है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में देखना है, इलेक्ट्रोलाइट। आप इस पे से क्लिक करेंगे, देखिए इसमें आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, बैटरी में कौन सा पानी भरा जाता है। लवणिक जल, आसुत जल, भारी जल, या खारा पानी। आप सभी को पता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, नंबरिंग मैंने नहीं किया है। क्या होगा इसमें दोस्तों, डिजिटल वाटर यानी कि आसुत जल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, आसुत जल या विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल या विद्युत का कुचालक होता है, इसमें आपका ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहा जाता है विद्युत रंजन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा था दोस्तों उसको, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपका कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे राइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो ग्रीन होता है वही आपका करेक्ट आंसर है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। कैथोड, एनोड, दोनों। देखिए, बाहर निकलती है, अंदर आती है, दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे या क्या कहलाएगा, आपका एनोड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 6। ठीक है। जिस धात्विक छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, ठीक है, वहां पे बाहर निकलती बात कर रहा था, यहाँ पे प्रवेश है यानी कि जो अंदर जा रही है। तो इसमें कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, कैथोड, दोनों, या एनोड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका कैथोड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैथोड से आपके जो है वो प्रवेश विलयन में प्रवेश करती है, एनोड से आपकी जो है वो माध्यम आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिस पात्र में वैद्युत अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है, क्या कहलाती है। वोल्टमीटर, पावर फैक्टर, अमीटर, या वोल्टामीटर। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर आपको मन में सोचना है। मुझे हो सकता है थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपको, क्योंकि आपने मन में सोच लीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, वोल्टामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा धारा गुणे समय के अनुक्रमणपाती होता है, या किसका नियम है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का द्वितीय नियम, या फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम, या फ्लेमिंग के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम, या लेंज का नियम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, फैराडे का प्रथम
नियम, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम, यहाँ पे इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि M इक्वल टू जेड इंटू आई किस नियम से संबंधित है? फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का द्वितीय नियम, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम, या फ्लेमिंग के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम, या लेंज का नियम। आपको मन में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो क्या है ये? फैराडे के प्रथम इलेक्ट्रोलिसिस का नियम। ठीक है, तो यहाँ आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको सोचना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया M इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टू में सूत्र जेड किसको दर्शाता है? विद्युत अपघटन को, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक को, या रासायनिक तुल्यांक को, या विद्युत या धातु निष्कर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे किसी रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक इक्विवेलेंट का मात्रक है। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 11 हमारा है किस विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक, यानी उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम इंटू कुलाम, या ग्राम पर कुलाम, या कुलाम पर ग्राम, या एम्पियर गुणे घंटा। तो क्या होगा दोस्तों इसका? ग्राम प्रति कूलाम। तो किस ऑप्शन में है ग्राम प्रति कूलाम? वो है ऑप्शन नंबर बी में, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखते हैं, यह कह रहा कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थ के दरम्यान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमणपाती होते हैं। तो यह किसका नियम है? यह किसका नियम आपको ये बताना है। तो ये किसका नियम है दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या गया है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का द्वितीय नियम, या लेंज का नियम, या फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम, या फ्लेमिंग के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रथम नियम। क्या है ये? फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का द्वितीय नियम। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग का द्रव्यमान से मुक्त होता है क्या कहलाता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, इसको ध्यान से आंसर को सोचिएगा, मन में अपने सोचना है आपको क्या इसको क्या कहलाएगा। आप इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन, रासायनिक तुल्यांक, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या विद्युत रंजन। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या कहलाएगा? रासायनिक तुल्यांक। क्या कहलाएगा? रासायनिक तुल्यांक। देखिए गया होगा आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, या ग्राम गुणे कुलाम, या ग्राम प्रति कुलाम, या परमाणु भार गुणे संयोजकता। किसके ये बराबर होता है? रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? ये परमाणु भार प्रति संयोजकता की आपका परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन में से मुक्त होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन में से मुक्त होता है वो कहलाता है क्या? धातु निष्कर्ष, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या इलेक्ट्रोलाइट, या आपका रासायनिक तुल्यांक। तो आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा, मन में सोचिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। क्या होगा? इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों आ गया, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी कि इसका EMF पूछ रहा है वो कितना होता है वोल्टाइक सेल का, आपको ये बताना है। तो कितना होता है? 1.08 वोल्ट, या 1.46 वोल्ट, या 1.1 वोल्ट, या 1.5 वोल्ट। तो क्या हो दोस्तों? 1.08 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का, वोल्टाइक सेल का एनोड किस धातु का होता है, या किस धातु का बना होता है? वोल्टाइक सेल का जो एनोड होता है वो किस धातु का बना होता है? वो किसका बना होता है? कॉपर, जिंकोलाइट, या जिंक, या कार्बन का। तो आपको मन में सोचना है उत्तर, और मैं इसको बताता हूँ उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग मन में सोच लीजिए क्या होगा आपका। होता किसका? कॉपर का, ये आपका बना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वोल्टाइक सेल का कैथोड किस धातु का होता है? वोल्टाइक सेल का कैथोड जो है वो किस धातु का होता है? एनोड बता दिया कॉपर का होता है। अब ये पूछ रहा है कि कैथोड किस धातु का होता है? कॉपर, कार्बन, या जिंक,
क्लोराइड या जिंक किसका होता है दोस्तों? इसका होता है किसका? जिंक का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे। वोल्टाइक सेल में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? वोल्टाइक सेल में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 या ZnCl2 या CuSO4 या NH4Cl, यानी कि आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सल्फ्यूरिक एसिड होगा या कॉपर सल्फेट होगा, नौशादर होगा, इसमें से क्या जिंक क्लोराइड होगा, आपको बताना है। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर दोस्तों, ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग को देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 होगा ये। इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे हम। प्राथमिक सेल को पहचानिए। वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल या लेक्लांची सेल या शुष्क सेल या उपरोक्त सभी या मरकरी सेल। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्या होगा इसका? प्राथमिक सेल को पहचानिए। वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल या उपरोक्त सभी या मरकरी सेल या सिल्वर ऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा? ये सभी जो इसमें दिए गए हैं ये आपके प्राइमरी सेल के अंडर आपके ये आते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट, ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है ये आपको बताना है। 2.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 1.102 वोल्ट या 1.46 वोल्ट, ये आपको बताना है इसका आंसर कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग कितना होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बताइए आप लोग कितना होता है, कमेंट्स कीजिए जल्दी इसका आंसर, जल्दी फटाफट आप लोग उसका कमेंट करते जाइए। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 21 होगा। कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 1.1 वोल्ट इसका आंसर होता है। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए अभी से प्लीज़, इसको आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो दे दूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, फ्री में सब्सक्राइब है, आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे आपको फटाक से मजा आएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेनियल सेल का एनोड किस धातु का होता है? अभी देखिए एनोड पूछ रहा, फिर आगे कैथोड का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 22 है। तो डेनियल सेल का जो एनोड किस धातु का होता है? कार्बन का, एल्युमिनियम का या जिंक का या कॉपर का, किस धातु का बना होता है? तो आप लोग को ये सोचना है, बताइए किसका बना होता है। ठीक है, डेनियल सेल का किसका बना होता है? डेनियल सेल का एनोड वो बना होता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, डेनियल सेल का कैथोड किस धातु का होता है, बना होता है? इसको आप लोग बताइए। ठीक है, इसको आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मन में सोचिए और नीचे कमेंट्स कीजिएगा क्या होगा। डेनियल सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसका होता है, जिंक का। किसका होता है? जिंक का। राइट, जिंक का बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 24 होगा आई थिंक। डेनियल सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? कार्बन सल्फेट, नौशादर या जिंक क्लोराइड या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है डेनियल सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 24 है। तो क्या होगा दोस्तों? कॉपर सल्फेट। ओके, राइट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, कौन सा सेल स्थित वोल्टेज प्रदान करता है? कौन सा ऐसा सेल है जो कि स्थित वोल्टेज प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 25 है ये। लेक्लांची सेल या मरकरी सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल, तो कौन सा होता है? आप लोग उसको माइंड में सोचिए क्या होता है? डेनियल सेल। राइट, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 होगा, लेक्लांची सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी कि इसका ईएमएफ कितना होता है 26 का? आप लोग माइंड में सोच लीजिए कितना होता है इसका। 1.46 वोल्ट। ओके, 1.46 वोल्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं हम यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, लेक्लांची सेल का एनोड किस धातु का होता है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो एनोड होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 होगा। किसका बना होता है वो? जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर या कार्बन का? तो किसका बना होता है वो? कार्बन का बना होता है। राइट, आगे चलते हैं यहाँ पे हम, लेक्लांची सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है? देखिए अभी एनोड को पूछा, अब कैथोड को पूछ लिया। ध्यान से देखिए, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों।
किसका बना होता है एनोड? जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर या कार्बन? तो अभी क्या होगा? जिंक का बना होता है। देखिए एनोड कैथोड को ध्यान से देखिएगा, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया अगला 29 होगा आई थिंक। लेक्लांची सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? फिर देखिए क्वेश्चन ये आ गया H2SO4, CuSO4, या ZnCl2 या NH4Cl। तो किसका प्रयोग किया जाता है? NH4Cl यानी कि नौसादा। ठीक है, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है? कौन सा ऐसा है जो कि रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है? लेक्लांची सेल, मरकरी सेल या सिल्वर ऑक्साइड सेल या डैनियल सेल? कौन सा होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। लेक्लांची सेल, राइट। ओके, फटाफट आप लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए आप लोग प्लीज फ्रेंड्स। आगे देखते हैं यहाँ पे शुष्क सेल, ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? कि ड्राई सेल का ईएमएफ होता है कितना होता है? आप लोग को कमेंट करना है। 1.1 वोल्ट या 1.8 वोल्ट या 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट? कितना होता है? अपने माइंड में सोच लीजिए। शुष्क यानी कि ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 आएगा 32। ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल का एनोड किस धातु का बना होता है? आपको ये बताना है कि ड्राई सेल का जो एनोड होता है किस धातु का बना होता है? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम या कार्बन? किसका बना होता है? कमेंट कीजिए फास्ट। कार्बन का ये बना होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आएगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे कैथोड एनोड पूछा था, अब यहाँ पे कैथोड पूछ ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन दोस्तों आता है, आप इसमें से कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। शुष्क सेल ड्राई सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कैथोड कह रहा है। वहाँ पे क्या कहता है? एनोड। एनोड किसका होता है? वो कार्बन का बना होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कैथोड। कैथोड किसका बना होता है? ये बना होता है दोस्तों जिंक का। ठीक है, किसका? जिंक का ये बना होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे हम। ड्राई सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड? किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 होगा। किसका होता है? जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl तथा जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे किस सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है? किस सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है? मरकरी सेल को या सिल्वर ऑक्साइड सेल को या डैनियल सेल को या शुष्क सेल को? किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, किसको कहा था यहाँ पे? शुष्क सेल को। ठीक है, किसको होता है? शुष्क सेल को। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पे हम। शुष्क सेल ड्राई सेल में जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो कि डेड डेस्क का कार्य करता है। कैथोड का, कैथोड एनोड, दोनों का, एनोड का या इनमें से कोई नहीं? तो बेलनाकार जो पात्र यानी कि जो वेसल होता है, बर्तन होता है, उसको किसका कार्य करता है? आपको ये बताना है। तो किसका कार्य करता है? वो करता किसका? कैथोड का। ठीक है, किसका? कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, ये आप इसको जान लीजिए। और यहाँ पे हम चलते हैं, कैथोड एनोड दोनों हो जाएगा यहाँ पे। टार्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, दीवार घड़ी आदि में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इन सब में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल, डैनियल सेल, लेक्लांची सेल या मरकरी सेल? किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कितना होता है? 1.35 वोल्ट से 1.5 वोल्ट या 1.1 से 1.5 वोल्ट या 1.35 वोल्ट से 1.8 वोल्ट या 1.08 से 1.1 वोल्ट? तो मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 38। कितना होता है? 1.35 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच होता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। करेक्ट हो गया हमारा आंसर। मरकरी सेल का एनोड किस धातु का बना होता है या किस धातु का होता है? कॉपर, कार्बन, जिंक या मर्क्यूरिक एसिड ऑक्साइड? ठीक है, किसका बना होता है वो? दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या होगा? ये क्वेश्चन 39 होगा। किसका होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मरकरी सेल का कैथोड किस धातु का होता है? मरकरी सेल का कैथोड किस धातु का होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कार्बन? आपको बताना है फटाफट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 40-40 होगा आपका। किसका बना होता है? वो जिंक का बना होता है, राइट। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए हम इसलिए फास्ट कराया दोस्तों क्योंकि आपका टाइम कम से कम लगे। एक समझिए टेस्ट आपका है, आपको टेस्ट देना है। जहाँ पे आपको लगे कुछ प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बाद में रिप्लाई दे दूंगा। किस सेल को बटन सेल भी कहा जाता है? किस सेल को बटन सेल भी कहा जाता है? डैनियल सेल, मरकरी सेल या निकल आयरन सेल या शुष्क सेल?
तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है? 42 होगा। ठीक है, कौन सा है? 42 होगा। तो 42 में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे किस सेल को बटन सेल भी कहा जाता है? तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो 42 होगा ना शायद, यहाँ 42 है हमारा ये। क्योंकि मरकरी ऑक्साइड तो हमारा हो गया, जिंक हो गया, नहीं सॉरी 41 ही होगा ना। किस सेल को बटन सेल भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हमारा कौन सा होगा? मरकरी सेल। ठीक है, किसका होगा? मरकरी सेल को जो है ये आपको जो है मरकरी सेल को बटन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, 41 था ये क्वेश्चन नंबर। दोस्तों थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि नंबरिंग जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम मिल पाता है। थोड़ा सा मैंने सोचा टाइम निकाला आप लोग के लिए, काफ़ी कमेंट्स कैंडिडेट कर रहे थे, तो मैं सोचा क्वेश्चन बनाया, तो इसलिए जो है नंबरिंग भूल गया। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नंबर वाला ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आ जाएगा। मरकरी सेल में स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है जो किसका कार्य करता है? एनोड का, एनोड तथा कैथोड दोनों का, इनमें से कोई नहीं। या आपका करता है किसका? या आपका कैथोड का करता है। तो ये किसका कार्य करता है आपको बताना है दोस्तों। किसका करता है? ये एनोड का कार्य करता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 2.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो आपको बताना है कितना होता है। अभी मैंने आपको उस क्वेश्चन को बता दिया कितना था, 1.5 वोल्ट। ठीक है, कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम प्राइमरी सेल में कौन दोष पाए जाते हैं? ठीक है, प्राइमरी सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? स्थान क्रिया दोष, ध्रुवीकरण या सल्फेशन, कोरेजन या स्थानीय क्रिया या ध्रुवीकरण। तो क्या पाया दोस्तों? आपको बताना है यहाँ पे स्थानीय क्रिया ध्रुवीकरण ये आपका पाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोकल एक्शन यानी कि स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या कहा जाता है? जस्ते के छड़ पर शीशा के पर चढ़ा देना। ठीक है, या आपको यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा कि ये जस्ते छड़ की चढ़ा देना, या कप पर छड़ पर शीशे के पर चढ़ा देना, या शीशे की छड़ पर परत चढ़ा देना, या जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा देना। ठीक है, तो ये अभी ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप लोग को इसमें कमेंट्स करना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट्स खुद करना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पीछे दिया था, एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, ये आपको दोनों में से बताना है किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहता है? धातु निष्कर्ष, धातु शोधन, अमालगमेशन या विद्युत रंजन। क्या कहा था दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है यानी कि अमलगमेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे हम किस दोष में एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मुक्त होती है? सल्फेशन दोष, स्थानीय क्रिया दोष, ध्रुवीकरण दोष या कोरेजन दोष। तो किस में क्या आता है वो? सोचिए आप लोग क्या होगा, इसमें मन में सोच लीजिए आप लोग क्या होता है? पोलराइजेशन फॉल्ट। ठीक है, ध्रुवीकरण दोष। ओके, आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे पोलराइजेशन दोष दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर क्या रखा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का चूर्ण यानी H2SO का चूर्ण, या जिंक क्लोराइड का चूर्ण, या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण, या मैग्नीज क्लोराइड का चूर्ण, या MnO2 का चूर्ण। तो क्या रखा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नीज डाइऑक्साइड के MnO2 का यहाँ पे चूर्ण। एक अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यहाँ पे इनमें से कौन से सेकेंडरी सेल का प्रकार नहीं है? लेड एसिड सेल, निकिल सेल, या कैडमियम सेल, या उपरोक्त सभी निकिल आयरन सेल। देखिए इसमें क्लिक हो गया, देखिए उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यही, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग को कमेंट करना है कि आउट ऑफ 50 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।